ये वाला जो पेंडेमिक है या कोरोना के इससे पहले भी पेंडेमिक्स हो चुके हैं। ये सुना होगा मेरे ख्याल से, जब आप लोगों ने किसी ने थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश की होगी तो सुना होगा एक सार्स आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में। फिर उसके बाद एक मर्स आया, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी कोरोना के ही वेरिएंट थे। मगर जब भी हम बात कर रहे होते हैं कोरोना की तो बेसिकली ये और इन्फ्लुएंजा सिंगल मतलब एक समाउ कॉमन साइन और सिम्टम का प्रोडक्शन करते हैं। मगर फर्क ये है कोरोना में और बाकी इन्फ्लुएंजा फैमिली के वायरस में कि ये बाकी जो इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है। मगर जब हम बात करें कोरोना की तो ये एक एक्सेप्शन है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। बाकी सारे फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। फर्क क्या होगा, ये LRTI है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वायरस जीनोम की बात RNA वायरस है, कोरोना वायरस फैमिलीज हैं अल्फा बीटा गामा, तो ये बीटा फैमिली का है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इन्फेक्शन है कि कोई भी अगर खांसता या छींकता है तो उसके जो भी स्पूटम के साथ या स्नीज के साथ इसके वायरल विरियन कहते हैं इन्फेक्टिव पार्टिकल वो एनवायरनमेंट में आते हैं और कोई भी अगर उसको इनहेल कर ले तभी उसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा। कई सारे मेथड हो सकते हैं इसकी, मगर इसकी जो पोर्टल ऑफ एंट्रीज हैं, जैसे अक्सर ये सुना होगा हैंड हाइजीन की जब हम बात करते हैं तो हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि ये हमारी स्किन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। फर्क इससे पड़ता है कि जब भी हम उससे अपनी आईज नोज या माउथ को टच करते हैं तब बहुत चांसेस हैं कि ये वहां से इनोकुलेट हो जाए हमारे इंटरस्टिशियम में। तो इसका जो सबसे ज्यादा ख्याल रखना रहता है वो फेस की टी जोन है। टी जोन मतलब आई, नोज और माउथ, ये तीन पोर्टल ऑफ एंट्रीज हैं। इन्हीं तीन पोर्टल ऑफ एंट्री से ये निकल भी सकता है। जब भी हम कफ करेंगे या स्नीज करेंगे तो विरियन उसके जरिए से बाहर आएगा। इसलिए ये कहा गया है कम से कम 3 फीट डिस्टेंस। हालांकि 3 फीट डिस्टेंस सिर्फ इसीलिए ही नहीं है। 3 फीट डिस्टेंस नॉर्मल जब भी आप किसी से भी जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये एक स्टैंडर्ड एक डिस्टेंस बताया गया है कि कम से कम 3 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब अगर कोई इसके कांटेक्ट में आ भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि अब वो खत्म मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो लास्ट स्टेज है। ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो रिकवरी हो जाती है। आमतौर पे मोर्टेलिटी का जब आप डेटा पढ़ेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि वो लोग जो मोर देन 60 या 70 से ऊपर थे जिनका इम्यून सिस्टम किसी और अंडरलाइन पैथोलॉजी की वजह से कॉम्प्रोमाइज था, वो लोग इसके ज्यादा शिकार हुए। बच्चों में और एडल्ट्स में ये ना के बराबर है। हालांकि इन्फेक्ट हुए मगर मोर्टेलिटी में जब बात करेंगे तो वो ना के बराबर है। हालांकि अगर हम इसकी ओवरऑल मोर्टेलिटी भी देखें तो ओवरऑल मोर्टेलिटी भी मैक्सिमम 2.5% है, जबकि लाखों लोग इन्फेक्टेड हुए इससे मगर सिर्फ कुछ हजार लोगों की मोर्टेलिटी हुई है। और ये बात भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग जो मरे वो सिर्फ कोरोना की वजह से मरे, ये भी अभी तक प्रूवन नहीं है। अब हो सकता है उनमें कोई सेकेंडरी डिजीज भी चल रहा हो, क्योंकि वायरसेस का आमतौर पर होता यह है कि जब भी किसी को भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट घट जाता है। और ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही मैटर करता है कि हम बीमार कब और कैसे पड़ते हैं। आमतौर पे वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता, मगर प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उसको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर कोई ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसको ऊपर से वायरल इन्फेक्शन हो जाए और उस वायरल इन्फेक्शन के ऊपर से कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तब उस कंडीशन में वो ज्यादा सीरियस माना जाए। और डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए कि वेट मीडिया और म्यूकोजल लाइनिंग का इससे कोई संबंध है? इसके अटैचमेंट में इसका फर्क है, क्योंकि जब इसके हम आउटर शेल की बात करेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बना है। और हर एक पैथोजन के, भले वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस या कुछ भी, हर एक के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है। जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे स्किन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मगर जैसे ही वो हमारे स्क्लेरा या म्यूकोजल मेम्ब्रेन या नेजल कैविटी के जरिए से हमारी बॉडी में या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में
इन्फेक्शन करेगा। इसके जो साइंस हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, मगर फ्लू लाइक सिम्टम में फ्लू हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, मगर कोरोना का ये एक बहुत क्लासिकल साइन है कि वो LRTI है, यानी वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। हालांकि इसमें ही हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए नेजल स्वैब वगैरह लेके हम भेजते हैं, म्यूकोजल स्लैब वो स्लैब लेके स्पीयर भेजते हैं, तो उसकी क्या अहमियत है? ये डायग्नोसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस ब्लड के जरिए से थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टमिक इन्फेक्शन नहीं करता है। आमतौर पे इसका या तो अब ये बहुत इजी है कि नेजल स्वेबिंग या उसकी ओरल स्वेबिंग की जा सकती है। तो आमतौर पे जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसमें अभी तक जो करंटली अपनाया जा रहा है वो उसकी नेजल स्वेबिंग है। नेजल कैविटी में उसको स्क्रैच करके वहाँ से उसको सैंपल का आइसोलेशन किया जाता है, जिससे जो ग्रियोन है उससे डिटेक्टिव होता है और इसी से पता रहेगा कि किसी को कोरोना है या उसको दूसरा कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस के है। समझ में आया? डॉक्टर साहब ने बहुत हर एक वायरस के लिए एक वैल्यू डिसाइड की जाती है, जिसको हम लोग यानी माइक्रोबायोलॉजी में आर नॉट वैल्यू कहते हैं। आर और नॉट मतलब NOT नॉट नहीं, वो जीरो वाला नॉट। तो आर नॉट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई भी वायरस कितने लोगों को एट अ टाइम कवर कर सकता है। मसलन मैं कैरियर हूँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ किसी भी वायरस से, और जब मैं कफ या स्नीज करूंगा तो जैसे ही मैं स्नीज करूंगा तो वो ग्रियोन जो है वो मैं एनवायरनमेंट में छोड़ दूंगा। अब आर नॉट वैल्यू ये वो वैल्यू है जिससे ये पता लगेगा कि जब एक बंदा इन्फेक्टेड है तो वो उसमें कितनी टेंडेंसी रखता है कि वो कितने लोगों को एट अ टाइम बीमार कर सके। इस वैल्यू को हम आर नॉट वैल्यू कहते हैं। अब सबको पता है कि इन्फ्लुएंजा कितनी तेजी से फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस कितनी तेजी से फैलता है, उसकी आर नॉट वैल्यू लेस देन 1 है। कौन से वायरस की? इन्फ्लुएंजा। मगर कोरोना की आर नॉट वैल्यू मोर देन 2.5 है, जबकि इन्फ्लुएंजा कितनी तेजी से फैलता है? बहुत तेजी से। कि अगर कोई एक क्लास में कोई एक बंदे को इन्फ्लुएंजा है तो 2-4-5 दिन बाद कम से कम 4-5 लोगों को हो जाएगा, तो उसकी आर नॉट वैल्यू लेस देन 1 है। मगर कोरोना की मोर देन 2.5, यानी कितना, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बचाव हो सकता है और ये लीथल डिजीज नहीं है। और इसके पेंडेमिक मैंने बताया कि हो चुके हैं, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका भी अब कम हुआ है ना, अब नॉट जो नया होते हैं बता रहे नहीं, अब वो रिलायबल तो नहीं है उनका सोर्स। हाँ। गूगल रिलायबल नहीं है। ये रिपीटेड आ गया है, सब कहा जा रहा है कि आर नॉट वैल्यू अब ये भी है ना कि जैसे सार्स और मर्स ये दोनों कोरोना के पेंडेमिक थे, मगर अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको अब जैसे अभी हमें नहीं पता होता चाइना में कोरोना चल रहा है, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ज्यादा जो खतरा है वो कोरोना का नहीं है अभी भी, पीयर का है। वो सोशल मीडिया के जरिए से फियर का है। कि कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल में लोगों को दफना दिया गया जिंदा थे। तो ये सोशल मीडिया, अब सार्स और मर्स में भी मोर्टेलिटी रेट था, कई लोग मरे थे, मगर मेरे ख्याल से सब लोग ऐसे होंगे जो 90s की पैदाइश है या कई सारे लोग 80s में भी होंगे। यानी 2003 का पेंडेमिक भी देखा होगा, यानी आप ही लोगों के दौर में हुआ है, यानी हमारे दौर में हुआ है, और 2013 का पेंडेमिक भी हमारे दौर में हुआ है। मगर इतना ज्यादा फियर दोनों ही पेंडेमिक में नहीं था जितना कि अब है। ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादातर हम में से उसी के छात्र हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। कई सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा जो सैनिटाइजर लगाओगे तो स्किन जल जाएगी, कि ज्यादा सैनिटाइजर लगाओगे तो वैसे एक कमेंट आया है ना सर आपकी इसी बात पे कि प्राइवेट न्यूज चैनल छोड़ के डीडी न्यूज पे आ गए। हाँ, सर जानना नोट है। कर लीजिए कि ये आप दूरदर्शन तो ये अब इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोग की ये बनती है कि एक तो फेक न्यूज स्प्रेड ना करें, ना उसको होने दें। अगर माना कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात आती है जो कि एब्सोल्यूट फॉल्स है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है, तो उसको फॉरवर्ड करने से भी बचे और उसको बताएं किसने आपको फॉरवर्ड किया है कि ये गलत है। क्योंकि आजकल ये इतना फेक न्यूज फैलाना इतना आसान है कि आपको बस एक ग्रुप में सेंड करना है,
और पहले तो ये था कि उसमें पहले व्हाट्सएप पे 20 या 25 लोग ही ऐड हो सकते थे, अब तो उसमें भी बहुत भीड़ ऐड हो सकती है। तो इसलिए फेक न्यूज सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ये कोरोना से ज़्यादा म्यूटेट होती है। फॉल्स न्यूज, अगर मैं कोई एक फॉरवर्ड करूंगा मैसेज तो वो जब तक 10 लोग के पास पहुंचेगा तो वो म्यूटेट हो चुका होगा, जबकि कोरोना की वजह से म्यूटेट नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें जो सर एक बात और कहूँगा, इसमें दो वर्ड्स का आप लोग सुन रहे होंगे, एक है आइसोलेशन, दूसरा वर्ड क्वारंटाइन। कोई बताएगा फर्क क्या है? दो वर्ड सुन रहे होंगे आप बहुत रैंडमली कि कुछ लोगों को आइसोलेट किया गया और कुछ को क्वारंटाइन किया गया। कोई बताएगा इसमें फर्क? आइसोलेशन उसका होगा जो पॉजिटिव आ गया है। अब माना कोई बंदा था ए, वो पॉजिटिव था, वो जब उसको सेरोलॉजी की गई तो वो पॉजिटिव आया, वो कोरोना इन्फेक्टेड है। मगर अभी हो सकता है ना उस ए बंदे के कांटेक्ट में 6-7-8 लोग आए होंगे, तो जब हम कहेंगे क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटाइन उस पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हुए बंदों को किया जाएगा, यानी जो सस्पेक्टेड है कि जिनको कोरोना हो सकता है, उनका क्वारंटाइन पीरियड जो उसका विंडो पीरियड है जो अप टू 14 डेज है, उनको 14 डेज तक सर्विलेंस किया जाएगा। उसके बाद अगर उनमें कोई भी साइन और सिम्टम अपीयर नहीं हुआ या वो सेरोलॉजिकली नेगेटिव पाए गए तब उनको छूट दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं आइसोलेशन की, तब इसका मतलब वो बंदा जो आइसोलेशन में रखा गया है वो पॉजिटिव है। और जब हम बात करते हैं क्वारंटाइन की, तो क्वारंटाइन उन लोगों को रखा गया है जो पॉजिटिव बंदे के कांटेक्ट में आए हैं। अब आप वो लोग पॉजिटिव रह भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दो चीजों में फर्क यह है कि एक एस्टेब्लिश्ड केसेस जो है वो आइसोलेशन में चले गए, और ट्रम्प साहब ने हाथ मिला लिया किससे? ब्राजील से आए हुए थे उनके प्राइम मिनिस्टर। बैठिए प्लीज, ऐसा कीजिए। तो ब्राजील से आए हुए थे जो साहब, उनसे ट्रम्प साहब ने स्टीरॉइड्स। अब गौर कीजिए, whenever steroid is given, the corticotropic hormone which is liberated from the cortex of the kidney is suppressed. ये suppress हो जाता है, and when it is suppressed, then well-being of the body is lost. Corticotropic hormone is responsible for the well-being and tissue repair. And when it is lost, the immune system goes down. And when the immune system goes down, it results into kidney failure. कोरोना में तो वैसे ही किडनी फेलियर हो रहा है, एसोसिएटेड सिम्टम होता है। इसलिए हर आदमी ये कहे, हर अस्पताल ये कहे कि हम उसको भर्ती कर लेंगे, इलाज कर देंगे, गलत बात है। You should be very careful. On that side, the failure of the kidney is there due to that virus, effect of the virus. और दूसरी तरह अगर मान लीजिए स्टीरॉइड थेरेपी पे आ गए तो और सेपरेशन हुआ 10 दिन में आदमी मर रहा है तो 5 दिन में मार डालोगे यार। ये बहुत सोच समझ के, इसमें आइसोलेशन में भी जब पेशेंट को रख के और इलाज शुरू किया जाता है तो इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। वो तो ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस कि छींकिए तो वो कर लीजिए, छींकिए तो वो टिश्यू पेपर रख लीजिए, छींकिए तो वातावरण को ना कीजिए, वार्ता कीजिए तो 1 मीटर का कम से कम फर्क रखिए, हाथ धोने का साधन, ये सब मैडम बताएंगे आपको। अच्छा, इसके साथ साथ हॉस्पिटल इज द मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड। और हॉस्पिटल्स में भी सबसे इन्फेक्टेड प्लेस कौन सी होती है मालूम है? हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल बेड्स की रेलिंग जो है
वो ये माइक्रोब्स और वायरसेस और ये और वो उसमें चिपके रहते हैं। आप गए, आप यूं हाथ रख के और मरीज से पूछ रहे, हाँ जी बताओ क्या हाल चाल है, ठीक ठाक होगा, एंड यू कैरी हाय नमस्कार हेलो हेलो हेलो, अरे हमारा उसको करियर बना और वो भी लिया जा रहा है। ठीक है, नमस्ते मोदी, नमस्ते हिंदुस्तान, वो अच्छा है, दूर से कर लो, बनस्पत इसके ये सब प्रिकॉशंस क्या हैं, किस तरह से हैं, मैडम आपको समझाएंगी। लेकिन ये फंडामेंटल्स समझने की आप चेष्टा जरूर कर लीजिएगा कि कोरोना वहीं नहीं समाप्त हो जाता है। ये 104 बुखार हुआ, हेडेक हुआ, आँख से पानी लैक्राइमा, नेजल डिस्चार्ज शुरू हुआ, बॉडी एक शुरू हुई। अरे भाई इसके आगे भी कुछ है, और इसके आगे उन्होंने बताया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर मस्कुलर टिश्यू पे क्या इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, सीओपीडी हुआ, और उसका सीओपीडी हुआ हो गई तो सीओपीडी में यूजुअल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट व्हिच इज फॉलोड इज स्टेरॉइड थेरेपी। यहाँ पे तुमको किस तरह से बचना है, समझना है तुमको भी, बिकॉज इट इज योर बॉडी, यू हैव टू नो कि यहाँ पे ठीक है सीओपीडी, सिगरेट, हुक्का, पॉल्यूशन, इससे सीओपीडी है, ठीक है कार्डियो, लेकिन यहाँ कोरोना जो है ये तो ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है तुम्हारे किडनी फंक्शन को, इसलिए यहाँ बचना है, किडनी फेलियर से और बचना है, अपने को बचाना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे डायरेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मैडम समझाएंगी। ये भैया मैडम